this is NGS, and I'm going to talk about a very interesting section in your CLAT paper, that is critical reasoning. Now, a lot of students come to me and say that, sir, we find critical reasoning a bit challenging. We don't know how to grasp the concept, we don't know how to approach the section, how to find out the central theme or other things related to it. So, let me assure you that once you get the hang of it, once you know what the passage is trying to say, it becomes a child's play. You start playing with it. You strengthen the argument, you weaken the argument, you make inferences, you make deductions. बहुत मज़ा आता है. बस एक बार आप समझ जाइए क्या आपसे पैसेज कहना चाह रहा है और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, आपको बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ना है, वो जब आप समझ जाते हैं, ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन बन जाता है और सबसे ईजी सेक्शन बन जाता है. देयर बाई अश्योरिंग यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, देयर बाई गिविंग यू अ टिकट टू नेशनल और यूनिवर्सिटी. तो आइए क्रिटिकल रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई आर वी टेस्टेड एट फर्स्ट प्लेस? हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग हमसे पूछी क्यों जाती है? देखिए, आप अभी लॉ एस्पिरेंट हो, फिर आप लॉ स्टूडेंट बनोगे, फिर आप लॉयर्स बनोगे. तो एज अ लॉ स्टूडेंट आप बहुत सारे जजमेंट्स को पढ़ोगे. अब जजमेंट्स में जजेस आपसे कुछ कह रहा होगा कि ये मेरा रीजनिंग है, ये मेरी थिंकिंग है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए. प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन देगा, प्रॉपर उसकी रीजनिंग देगी. तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द जज इज ट्राइंग टू से. आखिर कहना क्या चाह रहे हैं जज, वो आपको समझना पड़ेगा. वो आप तब समझोगे जब आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होगी, जब आप समझ पाओगे. आप इफ़ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, इफ यू कैन मेक इन्फ्रेंसेस, इफ यू कैन सी कि व्हाट द जज इज ट्राइंग टू कन्वे, तो आप उसको अच्छे से एसेस कर पाओगे. या फिर मान लीजिए आप लॉयर हो, आप डिफेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, सामने वाला अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है, आपको उस आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है. वो कोई अपनी बात कर रहा है, आपको कोई ऐसी बात करनी है जिससे उसकी बात की वैल्यू कम हो जाए, आप वीकन कर दो उसके आर्ग्यूमेंट को. या फिर अपने आर्ग्यूमेंट को आप स्ट्रेंथन करो. आप जो आर्ग्यूमेंट जज के सामने दे रहे हो, कैसे उसमें ऐसा क्या मैं जोड़ दूँ, ऐसा क्या मैं जोड़ दूँ और ऐसा क्या ऐड कर दूँ कि उसका वजन बढ़ जाए. कैसे स्ट्रेंथन करना है आर्ग्यूमेंट को, यही सब तो करना होता है ना क्रिटिकल रीजनिंग में. अगर आपने पास्ट ईयर पेपर उठा के देखे होंगे, आपसे बोला जाता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम, हाउ टू स्ट्रेंथन दिस आर्ग्यूमेंट, हाउ टू वीकन दिस आर्ग्यूमेंट. कौन सी बात ऐसे कर दोगे कि वो स्ट्रेंथ हो जाएगा या वीकन हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिटिकल रीजनिंग में सिखाई जाती हैं. नाउ एज फार एज हाउ इज कंसर्न, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट हाउ अबाउट एनीथिंग इज टू सी द ऑथेंटिक सोर्स. आप क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सब कुछ दिया हुआ है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है. आपको 300 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा, ओनली 300 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं होते हैं. लीगल रीजनिंग में तो 450 प्लस वर्ड्स के होते हैं. लॉजिकल में 300 वर्ड्स का पैसेज. उसमें आपको आर्ग्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, उसका प्रीमाइसिस, उसका कंक्लूजन. एक एग्जांपल से समझते हैं. आपको याद होगा अभी मार्च में, अप्रैल में बहुत ज़्यादा कोरोना की लहर फैली हुई थी, सेकेंड वेव आई हुई थी. तो उसमें बहुत सारे लोग परेशान थे. अब और ये प्रेडिक्शन भी है कि इस बार क्लैट में कोविड से रिलेटेड डेफिनेटली एक ना एक पैसेज आएगा. मान लीजिए आपके सामने एक पैसेज आता है जिसमें ऑथर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किए जा रहा है, बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कोई भी तैयारी नहीं करी, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, पीपल आर क्राइंग फॉर हेल्प एंड गवर्नमेंट वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किए जा रहा है. अब मेन फोकस उसका है गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म. मगर आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल थीम क्या है, तो सेंट्रल थीम में दो बातें आपके सामने आएंगी कि देश में कोरोना फैला हुआ है, क्या ये सेंट्रल थीम है, या फिर गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, गवर्नमेंट ने ठीक से एक्शन नहीं लिया, क्या ये सेंट्रल थीम है. तो ऑथर के टोन से ही आप समझ जाओगे कि कोरोना तो देश में फैला हुआ है ही, लेकिन सेंट्रल थीम जहाँ पे ऑथर बार बार फोकस कर रहा है वो है गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस, गवर्नमेंट का इनएक्शन. तो सेंट्रल थीम उसकी होगी कि गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, ना कि ये कि देश में कोरोना फैला हुआ है. देश में कोरोना फैला हुआ है वो तो एक अंडरलाइंग थीम है, लेकिन जो मेन थीम है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया. अब आपसे बोला जाएगा इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करिए. जो ऑथर कह रहा है उसमें आप कोई ऐसा सेंटेंस जोड़ दीजिए कि वो चीज़ और ज़्यादा मजबूत हो जाए. तो आप सोचो क्या बोलोगे. आप बोलोगे कि एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया था कि मार्च में सेकेंड वेव आएगी. तो अब ये आपके ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया कि पहले से चेतावनी मिल चुकी थी, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया. तो गवर्नमेंट यानी कि और ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है. बताया गया था कि ऐसा होगा, तब भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो गवर्नमेंट की और ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस यहाँ से शो होती है. यानी कि ऑथर का आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रेंथन होता है. अब से फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि कुछ ऐसा बोल दो कि जो ऑथर बोल रहा है उसका आर्ग्यूमेंट वीकन हो जाए, कमज़ोर हो जाए, दब जाए. अब आप बोल लो
कि देखिए बात क्या है कि पूरी दुनिया में सेम हालत है, सिर्फ इंडिया में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूएस में, इटली में, बाकी जगह भी सेम प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, जब आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि पूरी दुनिया में सेम प्रॉब्लम है या इससे भी बुरी प्रॉब्लम है, यानी कि भारत सरकार की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है, सिचुएशन ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, सिचुएशन ही जो है एकदम आउट ऑफ ब्लू आ गई है, जिसकी आप चाह के भी कुछ तैयारी कर नहीं सकते थे। तो अब आपने जब ये स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में सेम प्रॉब्लम है और डेवलप्ड कंट्रीज भी सफ़र कर रही हैं, यानी कि आपने ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ऑथर कह रहा है गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, आप कह रहे हो कि नहीं गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, ये प्रॉब्लम ही बड़ी यूनिक है। तो इसी तरीके से करना है, आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है, आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है, पैसेज का सेंट्रल थीम समझना है, यही आपसे एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, आपको आर्ग्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे अभी वाले एग्जांपल में आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो इसके बारे में है कि गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस किस तरीके से सामने आ रही है, उससे लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं, प्रीमाइस क्या है, किस बेसिस पे ये बोला जा रहा है, कुछ डाटा होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे, कुछ ओपिनियन होगी, उसके बेसिस पे ऑथर ये सारी बातें बोल रहा है। बताएगा कि यहाँ पे मेरे जानने वालों में इतने हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, इतनी जगह रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, इन सारी बेसिस पे आप वो आर्ग्यूमेंट करोगे। फिर आप एक कंक्लूजन बताओगे, आप हो सकता है कोई सोल्यूशन सजेस्ट करो, या यही बोल दो कि गवर्नमेंट एकदम इनकॉम्पिटेंट है, यही आपका कंक्लूजन हो गया कि इस गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को कैसे अब बाकी लोग हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी उसका कंक्लूजन हो सकता है। बट बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें करी, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे आर्ग्यूमेंट को, जो भी पैसेज में सेट आउट किया है। आइडेंटिफाई वही कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। कुछ लाइनें तो आपके सामने लिखी हुई हैं, आपके सामने पैसेज है, सब कुछ उसी में है। अब उसमें आप क्या इन्फर करते हो, क्या डिड्यूस करते हो, हाउ डू यू रीड बिटवीन द लाइन्स। मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द बोलने के बाद जो दूसरा शब्द बोल रहा हूँ, बीच में एक शांति है, बीच में एक साइलेंस है। यू हैव टू उस साइलेंस को आपको समझना है, यू हैव टू सी द वर्ड्स इन द साइलेंस, वर्ड्स शेड इन साइलेंस आपको देखना है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ क्या लिखा जा सकता है, उसका क्या इन्फरेंस है, उसका क्या डिडक्शन है। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है क्या रीजनिंग का पैटर्न है, किस तरीके से रीजनिंग डेवलप हो रही है, किस पैटर्न में आगे बढ़ रही है। आपको एसेस करना है क्या कंक्लूजन जो है वो डिपेंड कर सकता है किसी पर्टिकुलर प्रेमाइस पे, क्या एविडेंस उसके बारे में दिए जा रहे हैं। आपको इन्फर करना है पैसेज से क्या फॉलो होता है, और आपको अप्लाई करना है वो इन्फ्रेंसेस को नई सिचुएशन में। जैसे आपके सामने पैसेज में एक बात हो रही होगी, आपको एक डिफरेंट सिचुएशन दी जाएगी, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे कैसा होगा। आइए इसको समझने के लिए एक पैसेज उठा ही लेते हैं। क्लैट 2020 का जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको एक पैसेज मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग में, जो बात कर रहा है किस तरीके से सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें अब बहुत ज़्यादा लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो तब हो रहा है जब पैंडमिक की वजह से असेसमेंट के क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया गया है, नंबर ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में ये है, और ये इसलिए भी रेलिवेंट हो जाता है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस बार तो बोर्ड्स कैंसिल ही कर दिए गए हैं। ये तो पूरे स्टूडेंट की लाइफ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास 12th के बोर्ड्स ही नहीं हो रहे हैं, कैंसिल ही हो गए। तो इसलिए ये थोड़ा सा और रेलिवेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं ऑथर आपको किस तरीके से आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, और क्या कह रहा है क्लैट के इस पैसेज में। ये क्लैट ने ही सेलेक्ट किया था, क्लैट का ही पैसेज है, क्लैट 2020 में आपको ये पैसेज मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऑथर स्टार्ट करता है, कहता है डोंट मिस द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। यूजुअली हम लोग कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग देखो, अगर आप पे संकट के बादल फैले हुए हैं तो उसमें आशा की किरण देखो, रे ऑफ होप देखो। यहाँ पे देखिए उल्टी बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सिल्वर लाइनिंग दिख रही है उसके पीछे के बादलों को देखो, वो उसको आप मिस मत करो। डोंट मिस द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे क्या है वो सिल्वर लाइनिंग और क्या है वो बादल, आगे समझ में आएगा। आपको समझ में तो आ गया ऑथर जो है किस बारे में बात करेगा, आइडिया आपको लग गया बस इस लाइन से ही, कि कुछ आपको ऐसा दिखाया जाएगा जो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। द क्लास 12th CBSE पास रिजल्ट हैज सोर्ड टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 88.8%। एक डाटा दिया, फिगर दिया कि जो क्लास 12th में बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि 88.8% लोगों ने पास कर लिया, इसको फेल नहीं हुए, 88.8% लोग पास हो गए, पहली बार ऐसा हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 95% एंड अबव हैज़ मोर देन डबल्ड। जितने बच्चों का 95% से ज़्यादा नंबर आना चाहिए था वो दुगने से भी ज़्यादा है। तो अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं जो सुनने में अच्छे लग रहे हैं
यार ये तो अच्छी बात है, इतने सारे लोग पास हो गए, इतने सारे लोगों का 95% से ऊपर नंबर आ गया, ये तो सारी अच्छी बात है। अब देखिए ऑथर ने एक वर्ड का यूज़ कर दिया है जिससे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, इफ़ ओनली। इफ़ ओनली, इफ़ ओनली दीज हायर मार्क्स वर अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर स्किल्ड एंड मोर कॉम्पिटेटिव। यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये जो हायर मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स को ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। ऐसा नहीं है। भले ही नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, भले ही लोग ज़्यादा पास हो रहे हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बच्चे और ज़्यादा होनहार हो गए, ज़्यादा स्किल्ड हो गए, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। इफ़ ओनली, ये जो इफ़ ओनली वर्ड लिखा है, इससे पता चलता है कि ऑथर आपसे बात कर रहा है। ऑथर कह रहा है कि ऐसा अगर होता तो अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं है। इफ़ ओनली। Instead, the odds are this simply mirror an assessment scheme relaxed to compensate students for the many disruptions originating in the pandemic. बल्कि उल्टा क्या हो रहा है, पैंडमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो असेसमेंट स्कीम में रिलैक्सेशन मिला है कि लोगों को ज़्यादा नंबर वैसे ही दे दिया जा रहा है, बच्चे परेशान हैं, क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या जैसे भी हो रहा है, असेसमेंट ईजी हो गया है, उस वजह से सारे लोग पास हो जा रहे हैं, उस वजह से लोगों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो इसमें बच्चे की कोई क्रेडिट नहीं है, ये असेसमेंट क्राइटेरिया ही आपने रिलैक्स कर दिया है। तो ये है, समझ में आ रहा है सिल्वर लाइनिंग क्या है कि बच्चों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। लेकिन क्लाउड क्या है, क्लाउड ये है कि आप जो है उसका रीज़न ये नहीं है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि असेसमेंट स्कीम को रिलैक्स कर दिया गया है। और आगे इसके बारे में बात करता है, द गोल ऑफ रिड्यूसिंग स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल्स ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट टाइम इज़ अ एक्सीलेंट एंड लॉडेबल। देखिए तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि आपने स्टूडेंट के जो स्ट्रेस को कम किया है इस परेशानी वाले समय में, ये एक्सीलेंट है, लॉडेबल है। इन शब्दों के इस्तेमाल से आपको पता चलेगा कि ऑथर किस चीज़ से अग्री करता है और किस चीज़ से अग्री नहीं करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोल तो एक्सीलेंट है, गोल जो है इसका जो उद्देश्य है वो एकदम बढ़िया है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट इज़ अ फैलेसी दैट हाई मार्क्स कैन अकम्प्लिश दिस बाय देमसेल्व्स। लेकिन यहाँ पे एक फैलेसी है, यहाँ पे एक फैलेसी है। आइए देखते हैं वो फैलेसी क्या है। द रियल स्ट्रेसर आफ्टर ऑल इज शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे देखिए रियल स्ट्रेसेस क्या है। नंबर तो आपको ज़्यादा मिल गए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि सभी के पास ज़्यादा नंबर हैं। और यहाँ पे देखिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, when every bout of great inflation raises cut-offs for higher education even higher, it is no succor। ये कोई खुशी की बात नहीं है, कोई रिलीफ की बात नहीं है, क्योंकि सभी के नंबर ज़्यादा हैं, अब कट ऑफ भी बढ़ेगा। और जो ग्रेड इन्फ्लेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसको आप लोग इन्फ्लेशन समझते होंगे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का थोड़ा बेसिक आइडिया होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। आपने कभी सोचा होगा बचपन में बैठ के कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि पैसे छाप के सबको बांट दे बराबर बराबर, कोई गरीब बचे ही ना, सबके पास पैसे हो जाएं। अब उससे क्या होगा, जब सबके पास पैसे आ जाएंगे तो इन्फ्लेशन होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी अभी 4 लाख की मिल रही है, जो 4 लाख कमा पा रहा है वो उसको अफोर्ड कर पा रहा है, जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन जब सभी को 4 लाख रुपए दे दिया जाएगा तो वो गाड़ी 4 लाख में थोड़ी बिकेगी, फिर वो गाड़ी 10 लाख में बिकेगी, तो इन्फ्लेशन होगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ये कोई सल्यूशन नहीं होता है। इसी तरीके से ग्रेड इन्फ्लेशन, सबको अपने नंबर बांट दिए, अब सबको नंबर बांट दिए, लेकिन सबका हर कॉलेज में एडमिशन थोड़ी हो जाएगा, सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, बल्कि कट ऑफ और हाई हो जाएगा। जैसे गाड़ी 4 लाख से 10 लाख की हो गई, वैसे अब कट ऑफ अगर 90% था तो वो 98% हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो ग्रेड इन्फ्लेशन, ये प्रॉब्लम टस की तस है, प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सकोर। देखिए कई बार आपको पैसेज में कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, हो सकता है उनकी मीनिंग आपको ना पता हो। अगर नहीं भी पता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे ना तो अपने आप आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। भले ही आपको सकोर का मतलब नहीं पता है, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इवन हायर इट इज़ नो सकोर, मतलब कि कट ऑफ हायर हो जा रहा है तो इससे कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इट इज़ नो सकोर। तो भले ही आपको मीनिंग ना पता हो, आप एक सेंस लगा लोगे और समझ जाओगे और आगे पैसेज में बढ़ जाओगे, उसमें रुकोगे नहीं। तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, हालांकि आपको एक वोकैबुलरी की लिस्ट रखनी चाहिए। आपको डेली कुछ जो भी आप नए वर्ड सीखते हो एडिटोरियल से या कहीं से भी, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, नए नए वर्ड सीखने चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ होंगे और अगर आपको उनकी मीनिंग पता है तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाओगे।
नहीं भी पता है तब भी सेंस लगा लिया करो, सेंस लगा लोगे तब भी आपको आपका काम चल जाएगा, आपका काम उससे रुकेगा नहीं। तो इतनी सी बात है। ये पैसेज है, और भी थोड़ा सा पैसेज है मगर उसको हम अभी एलिमिनेट करते हैं। आधे पैसेज में से देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग इन द पैसेज अबव। यही जो मैंने आपको बताया, पैसेज की शुरुआत ही हुई थी कि आपको जो है क्लाउड को देखना है सिल्वर लाइनिंग के पीछे। डोंट मिस द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग, दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ दिस पैसेज। ऑप्शन ए इज द पैंडेमिक which is impacting the current education system, that the governmental educational institutions are not able to deliver quality education, scoring higher marks or percentage in school education does not guarantee skilled and competitive candidature of the student, license raj has negatively impacted higher education। पैसेज की स्टार्टिंग में ही ये बात बोली गई थी। तो सिल्वर लाइनिंग क्या है? हायर मार्क्स। सिल्वर लाइनिंग क्या है? हायर परसेंटेज। लेकिन क्लाउड क्या है? क्लाउड ये है कि वो इसकी गारंटी नहीं है कि आप ज़्यादा स्किल हो गए हो या ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हो, ये उसकी गारंटी नहीं है। तो ये है क्लाउड। ये है क्लाउड कि ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि बच्चे बहुत होनहार हो गए हैं, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको रिलैक्स कर दिया गया है, स्कीम को रिलैक्स कर दिया गया है, असेसमेंट स्कीम को रिलैक्स कर दिया गया है। कितना सिंपल है। स्टार्टिंग में ही पैसेज में आंसर बता दिया गया है कि आप क्लाउड को मिस मत करिए बिहाइंड सिल्वर लाइनिंग। उसी का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है क्लाउड। क्लाउड कौन सा है? क्लाउड मतलब वो प्रॉब्लम कौन सी है, वो इश्यू कौन सा है जिसमें आपको एक आशा की किरण तो दिख रही है मगर उसके पीछे भी आपको देखना है। पीछे यही देखना है कि ये जो अच्छा मार्क्स दिख रहा है उससे कुछ साबित नहीं होता, उससे ये साबित नहीं होता कि बच्चे बड़े होनहार हो गए, बल्कि आपको वो क्लाउड देखना है क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी स्किल बढ़ गई है या कॉम्पिटिटिव बढ़ गए हैं। कॉलेजेस की कट ऑफ बढ़ेंगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये क्लैट का क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है। कई बार आपसे सेंट्रल थीम पूछी जाएगी, कई बार बोला जाएगा आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करो, कई बार बोला जाएगा आर्गुमेंट को वीकन करो, कई बार बोला जाएगा आप क्या इन्फर कर सकते हो, या आपको अलग अलग सिचुएशन में वो अप्लाई करने को बोला जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों के आप एक्सपोज करेंगे और उतनी ज़्यादा आपको ये आसान लगने लग जाएगा, आपको एकदम चाइल्ड्स प्ले लगने लग जाएगा, एकदम बच्चों का खेल लगने लग जाएगा। तो इसी तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच करना है, बिल्कुल आराम से पैसेज को समझना है, उसको देखने की कोशिश करनी है कि जो बात नहीं बताई गई है वो कैसे इन्फर किया जाए। जो बात बताई गई है वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको समझना ही है, वो तो बेसिक रीडिंग एबिलिटी आपको चाहिए ही, लेकिन उसके जो अंदर की बात है वो कैसे समझना है, ये है क्रिटिकल रीजनिंग। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको हर स्टेप में गाइड करूंगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सेक्शन को, और कैसे उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है जिससे कि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी पसंद की मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू in the next classes. Goodbye.